स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने एडुकेट एकेडमी चैनल पे। मैं गौतम प्रसाद। आज सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा बच्चों बीए प्रोग्राम वालों के लिए सेमेस्टर 6 जो हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है बच्चों, पॉल साइंस। और हमारा ये जो है बच्चों डिसिप्लिन कोर्स है बीए प्रोग्राम वालों के लिए। और इस बुक का जो नाम है बच्चों अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, मतलब पूरा जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले भी आपके एक लेक्चर हो चुके हैं, वो मैंने ओरली लिया है। आज हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कौन कौन से हमें कंटेंट जो लिखने होंगे, किस तरह की क्वेश्चन आएगा हमारा उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। यदि जिस बच्चे को 20 आउट ऑफ 20 चाहिए, जिस बच्चे को 20 आउट ऑफ 20 चाहिए, वो बच्चा ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखे। और आपके आई एम श्योर कि आपके 20 मार्क्स ज़रूर होंगे। और इस बार तो हमारा जो एग्ज़ाम्स है वो ऑफलाइन में है ही। सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले जानना है बच्चों इसके बारे में, वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण के अंदर हम क्या जानेंगे, अर्थ और वाद विवाद। मतलब वैश्वीकरण में वाद विवाद क्या क्या हुए, अर्थ उसका क्या है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है। वैश्वीकरण के 3 आयाम है, मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों। ये हमारा नंबर 1, ये हमारा नंबर 2 राजनीतिक, और एक हमारा सांस्कृतिक और तकनीकी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आज मेन फोकस करेंगे हमारा। आपसे पूछा जाएगा वैश्वीकरण के अर्थ और अर्थ को समझाते हैं उनके आयामों की व्याख्या कीजिए। तो आपको बताना है, पहले उसका अर्थ बताना है, ध्यान उसके बारे में बताना है। आपका प्रश्न इस तरीके से, ये जो हमारा वैश्वीकरण से पूछ लेगा, ग्लोबलाइजेशन जैसे हमारा है उसी के बारे में पूछेगा आपसे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका वैश्वीकरण के अर्थ और वाद विवाद। तो बोलते हैं 20वीं शताब्दी में 20वीं सदी में 90 के दशक से लेकर 21वीं सदी के दूसरे दशक तक के मध्य, मतलब कि हम ये कह दें 1990 के बाद के समय, और जो ये वाला जो टाइम पीरियड है हमारा ग्लोबलाइजेशन का रहा है, वैश्वीकरण का रहा है। हम ये कह दें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ही नहीं बल्कि राष्ट्रों के आंतरिक नीतियों को भी प्रभावित करने वाला प्रमुख समय विचार रहा है। बोलते हैं इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, बोला जाता है इसके प्रभावों की व्याख्या भी की गई है। इसके जो प्रभाव हैं हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो आप सबसे पहले ये डालिएगा। बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस विचार ने सर्वाधिक राष्ट्रीय संप्रभुता के विचार को प्रभावित किया है। मतलब संप्रभुता मतलब राष्ट्र के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उसके बारे में इन्होंने विचार प्रकट किए हैं। जहाँ एक और बढ़ते हुए आर्थिक एकीकरण के परिणाम स्वरूप, अब आगे आते हैं हम इसी में, तो उसके अर्थ के बारे में अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अर्थ हमारा क्या है, अर्थ को आगे लिखना है यहाँ से। बोलते वैश्वीकरण तथा भूमंडलीकरण, जगतीकरण एक प्रक्रिया है, जबकि वैश्वीकृत और विश्व लक्ष्य जिसे हासिल किया जाना है एक आर्थिक संकल्पना है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिक आयाम भी है। वैश्वीकरण के मायने में है क्या, इसके लिए वैश्वीकरण की कोई भी सार्वभौमिक सुनिश्चित परिभाषा नहीं है। बोलते हैं वैश्वीकरण से अभिप्राय भौगोलिक सीमाओं का ना होना, मतलब किसी भी सीमा का ना होना ही वो बोलते हैं वैश्वीकरण। तो मतलब इसका मतलब क्या है, कोई भी वस्तु जैसे ये है वो दूसरे देश में जा सकती है और इस देश से वस्तु इस देश में आ सकती है। तो ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं, इस फॉर्मूले को आयात और निर्यात। ठीक है बच्चों, ये वाला। तो ये जो हमारा इस चीज़ को फॉर्मेट को लेकर चलता है, इसके अंदर हमारा आयात और निर्यात होता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बोलते हैं अर्थात प्रत्येक राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर जाकर अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंध को स्थापित करता है। घरेलू बाजार में सक्रिय बाजारी शक्तियों द्वारा राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर अक्सर अपनी क्रियाविधि को करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो कहते हैं मतलब अपने घर से निकलकर बाहर किसी से भी व्यापार करना, चाहे सामान का एक्सचेंज करना, वो हमारा क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही हमारा व्यापार, हम वैश्वीकरण को कह सकते हैं। अब कहते हैं वैश्वीकरण केवल आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ही संपादित नहीं हो रहा है, मतलब इसमें आर्थिक गतिविधि ही नहीं की जाती, बल्कि
बल्कि यह सांस्कृतिक राजनीतिक परिदृश्य से भी बढ़ रहा है। मतलब सांस्कृतिक भी हमने देखा होगा, हम जो पहनावा ओढ़ावा है हमारा, खान पीन है, इस चीज़ों को भी लेकर, और राजनीतिक परिदृश्य को भी ये क्या करता है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। दूसरी चीज़ बोला जाता है वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र के मध्य दूरियाँ सिमटी जा रही है। मतलब एक देश अगर मान लो इधर है और दूसरा देश यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में अगर संबंध अच्छे हो गए तो ये दूरियाँ क्या हो गई, ये कम हो गई। ठीक है ना, तो दूरियाँ क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ जा रही है। किसके माध्यम से, एक जो हमारा है टेलीफोन, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हमने यहाँ की समस्याओं को यहाँ बता दी आसानी से। यहाँ की समस्या है वो यहाँ जान लेंगे, यहाँ की जो समस्या है वो ये जान लेंगे, इस तरीके से। तो बोलते हैं वैश्वीकरण क्या करती है, दो राष्ट्रों के बीच की दूरियों को क्या करती है, कम करती है। वैश्वीकरण की इस व्यवस्था के आदर्श पूंजी की नव उदारवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन किया गया है। तो एक तरीके से वैश्वीकरण हमारा वो माध्यम है, मैं अपने शब्दों में बताऊं तो वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, देशों को जोड़ना और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान उपलब्ध करवाना कम उचित दर में, लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, बड़ी बड़ी कंपनियां मतलब कि कंपटीशन करवाना। तो इससे क्या होगा, किसी भी देश का जो अल्प विकसित देश है उसका विकास हो पाएगा। वैश्वीकरण ने एक चरम सीमा पर लेकर आई, जितने भी जो अल्प विकसित देश थे वह भी एक नई कगार पर पहुँचे। अब आते हैं बच्चों, हमारा है वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास। वैश्वीकरण की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के मध्य काफ़ी मतभेद रहे हैं। अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी की देन है। मतलब 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से जितना भी 1900 के बाद का जितना भी समय है 2000 तक, तो ये क्या है, हमारा 20वीं शताब्दी का ही समय माना जाता है। इसके बीच में जो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड को ही हमारा 20वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, तो इस काल को बोलते हैं। अब आते हैं, वहीं दूसरे विद्वान क्या कहते हैं, वैश्वीकरण अलादीन के चिराग के जिन तरह एकाएक 20वीं सदी में उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि इसका स्वरूप प्राचीन काल से ही विकसित होता चला आ रहा है। मतलब बोलते हैं प्राचीन काल में ही वैश्वीकरण था, परंतु जो वर्तमान समय में जो वैश्वीकरण है, जिन्होंने जो एक नया विकास लेकर आया, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले के समय में लोगों के पास वैश्वीकरण तो था, परंतु उतना विकल्प नहीं होते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोगों के पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो आप यहीं पे इसके बारे में लिख सकते हो, ऐतिहासिक विकास, मतलब इसका इतिहास से क्या संबंध है, बहुत प्राचीन समय से चलता हुआ आ रहा है। तो इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बोलते हैं मध्यकाल में चंगेज़ खान और तैमूर खान के साम्राज्य ने विश्व के एक बड़े भूभाग को जोड़ा, जिससे कि आधुनिक वैश्वीकरण की अल्प विकसित रूप माना जा सकता है। तो मतलब ये भी कह सकते हैं वैश्वीकरण क्या था, प्राचीन समय में भी था, ये इतिहास हमें खुद गवाही दे रहा है। लेकिन बोलते हैं वैश्वीकरण की शुरुआत आधुनिक काल में विशेषकर औद्योगिक क्रांति से हुई। जब नई नई मशीनें आना शुरू हो गई, नई नई चीज़ें आना शुरू हो गई, नए नए आविष्कार हुए, तब वैश्वीकरण ने एक अपना अहम मोड़ लिया। तो जो आपको पॉइंट अंडरलाइन करवाया जा रहा है वो आप उनको ज़रूर लिखिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा रहा, एक बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। फिर आगे चल के बोलते हैं 18वीं शताब्दी में, आपको इसको तो वाकिफ़ हो गए, पुर्तगाली साहब ने वास्को डी गामा के बारे में सुना होगा, चूँकि हमारे यहाँ पर बहुत आए थे और अफ्रीका गए थे, जो कि मसाले की खोज में आए थे। तो इन लोगों ने ही यह चीज़ें बोलते हैं, इन्होंने पुर्तगालियों ने व्यापार का प्रसार करते हुए फैक्ट्रियों की स्थापना भी की। मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगाई, और एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका उपनिवेश शासन की व्यवस्था का स्थापन इस प्रक्रिया का परिणाम था। मतलब इन्होंने एशिया के अंदर हम रहते हैं, अफ्रीका हमारे नीचे है, लातिन अमेरिका उस साइड है, पश्चिमी साइड, तो इन सभी जगहों पर इन्होंने क्या किया, औपनिवेशिक शासन शुरू किया। मतलब औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, अपने पैसे इन्वेस्ट किए और वहाँ पे कंपनियाँ लगाई और वहाँ पे ज़्यादा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। तो यह वैश्वीकरण का ही मकसद है। वैश्वीकरण के अंदर जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट कर सकता है और वहाँ पे जितना ही मुनाफा है वो अपने पास ले सकते हैं। ये वैश्वीकरण का बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो ऐसे बोलते हैं 19वीं शताब्दी में वैश्वीकरण मुख्यतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया से संबंधित था। मतलब कि जब सबसे पहले आया औद्योगिकरण, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई, जिससे कि जैसे आपने भारत के अंदर भी लगाई गई, लोह इस्पात, टिस्को, सेल, भेल, ये जितने भी जो हमारे सेल, भेल, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसके अलावा हमारा बोलते हैं बोकारो, इन सभी जगहों पे लगाई गई थी। इनके अलावा भी और सारी जो औद्योगिक जो लगाई गई थी, सूती की खेती, वो ये बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई गई थी, सूती मिल की फैक्ट्री वो मुंबई में लगाई गई थी, और जूट की लगाई गई थी बच्चों। तो बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र लगाए गए, कहाँ पे, भारत के अंदर स्थापित किए गए। और 19वीं शताब्दी में
अब बोलते हैं महाशक्तियों के व्यापारिक नियंत्रण, 4 साम्राज्य के विस्तार में, मतलब एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका फैली, मतलब बहुत तेज़ी से जो था औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से फैल गया, कहाँ पर, इन सभी जगहों। लेकिन आगामी वर्षों में समस्याएं उत्पन्न होने लग गई। कुछ विद्वानों का मानना है प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व वैश्वीकरण का नेतृत्व ब्रिटेन ने किया। सबसे पहले वैश्वीकरण का नेतृत्व मतलब अगुवाई किसने की, जो हम बोलते हैं वो किसने की, यहाँ पर आप ये लिखिएगा, ठीक है। ये अभी हम ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं बच्चों। अब आते हैं 20वीं शताब्दी में, अभी ऐतिहासिक में ही हम चलेंगे। अब बोलते हैं 20वीं शताब्दी के मध्य जिस वैश्वीकरण युग की बात की जाती है वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार है। 19वीं शताब्दी में कहते हैं, 19वीं शताब्दी में किस पर जोर दिया गया, औद्योगिक पे, ठीक है। वही 20वीं शताब्दी में बोलते हैं, 20वीं शताब्दी में किस पर जोर दिया गया, वह जोर दिया गया बहुराष्ट्रीय कंपनी पर, मतलब किसको हम क्या कहते हैं, MNC, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा इनका, ठीक है। तो औद्योगिक ने जगह ले ली 19वीं शताब्दी में, और 20वीं शताब्दी में MNC बड़ी बड़ी कंपनियां आई जिन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अपॉर्चुनिटी दी, लोगों को रोजगार दिया और कंपटीशन जारी रखा, जिसकी वजह से आज हमारा भारत और जितने भी अल्प विकसित देश हैं, एशिया के, अफ्रीका के, लातिनी अमेरिका के जितने भी देश हैं वो विकसित हो पाए हैं और एक महाशक्ति के रूप में उभर कर भी सामने आ रहे हैं बच्चों। जिसके कारण बोलते हैं पश्चिमी संस्कृति के प्रसार का कार्य, जनसंचार मतलब कम्युनिकेशन माध्यम, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न संभव हो पाया, मतलब इन सभी की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से काफ़ी इन्वेंशन भी हुए, मतलब आविष्कार। यातायात और जनसंचार के माध्यम में वैश्वीकरण के प्रसार की निर्यात सिद्धि हुई, मतलब कि बहुत बड़ी वृद्धि हुई। आज हम घर बैठे बैठे, हम यहीं से बैठे बैठे आपको हम समझा रहे हैं क्या, जनसंचार के माध्यम में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसके ज़रिए हम आसानी से आपको समझा सकते हैं। एक ही क्षेत्र में बैठकर हम दूसरे क्षेत्र के व्यक्तियों को आसानी से समझा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये सबसे अहम मुद्दा है माना जाता है वैश्वीकरण का। ये था हमारा ऐतिहासिक। सहमति और विरोध, सहमति मतलब कि सपोर्ट, तो बोलते हैं 1990 के दशक से लेकर वर्तमान तक वैश्वीकरण सबसे ज़्यादा संदेहपूर्ण माना जाता है, ठीक है। अब सहमति और विरोध जब हमने बात की, वो तो वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा संदेहास्पद, विवादास्पद परिघटना रही है। इस विवाद ने विचार, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था के दायरे को वैश्वीकरण के समर्थक आलोचना की विभाजित कर दिया, मतलब अलग जितने जो आलोचक थे, अब बोलते हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसके अंदर, एक जो मेरे मायने में अगर मैं बताऊं आपको, जो इसका विरोध किस तरीके से हुआ, जब MNC कंपनी आई उसने क्या कर दिया, जितने भी छोटे छोटे जो रोज़गार थे उसको क्या कर दिया, इन्होंने छीन लिया, ये बंद हो गए, क्योंकि इन्होंने सस्ते पर, मतलब कि बिल्कुल चीप प्राइस पे इन्होंने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना शुरू कर दिए थे। तो इसके कारण क्या हुआ, वैश्वीकरण ने क्या कर दिया, चीप प्राइस में ही सारे जितने भी लोकल जितने थे वो सारे को खत्म कर दिया। अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, बड़े लोग ये क्या हो गए और बड़े हो गए, और जितने भी छोटे लोग थे उनकी संख्या और ज़्यादा कम हो गई। तो एक तरीके से हम कहें जो वैश्वीकरण में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, बड़े लोगों को, धनी लोगों को, तो उन्होंने औद्योगिक पे, मल्टीनेशनल कंपनी पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया। छोटे लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, लैंडलेस थे, इसीलिए वो गरीब के गरीब रह गए। तो इसीलिए इसका विरोध भी किया जाता है, और वर्ल्ड सोशल फॉर्म इसके लिए ये भी इसका विरोध करती है। भारत के अंदर भी बोला जाता है कि इसके कारण क्या हुआ, जितने भी अशिक्षित लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा क्या किया गया, उनसे रोज़गार छीना गया, मतलब रोज़गार उनसे ले लिया गया, एक तरीके से हम ये कहें। उसके बाद हम आते हैं दृष्टिकोण है, हम दृष्टिकोण को करेंगे, और ये हमारा है जो मेन पॉइंट है, हम उसको करते हैं, जिसके आयाम हैं।
इसके आयाम की बात करते हैं हम चर्चा। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। आपने देखा होगा जितना भी चीज़ें हैं हमारे, कपड़ा, खान, रहन, तो ये सारे क्या हैं, सांस्कृतिक प्रभाव हैं। अब आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो है उसने क्या कर रखा है, पश्चिमी संस्कृति को अपना रखा। किसको? पश्चिमी, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को। जैसे कि उसने क्या पहन रखा, जितने भी शर्ट पैंट पहन रखे हैं, टी शर्ट जीन्स जो हमारी, वो कहाँ की है, सारी पश्चिमी संस्कृति है। इससे हमारा क्या घाटा हो रहा है, सबसे पहले हम आपको बताएं, इससे हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है और पश्चिमी संस्कृति का क्या होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है। तो हम ये कहें, जो वेस्टर्न कल्चरल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और जो इंडियन कल्चरल है उसको क्या कर रहा है, सीधा डिक्लाइन होता जा रहा है। तो सांस्कृतिक प्रभाव वैश्वीकरण पे हुआ है। हमारे पास एक चीज़ ये भी है, हमारे साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी जो है, भोजन में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और हमारे यहाँ के जो सादा शुद्ध साधारण भोजन, जो वो चीज़, इस चीज़ में कमी आई है। तो हम कहते हैं कि सांस्कृतिक प्रभाव वैश्वीकरण के अंदर बहुत देखा जाता है, जो कि इसमें पूरा डिस्क्राइब करके आपको दिया गया है। एक मैंने आपको बताया था, इसमें आपको वो हमारा दे रखा है, तकनीकी आयाम के अंदर हमारा क्या है बच्चों, वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा प्रभाव लेन देन, लोगों की आवाजाही, जानकारी को प्राप्त करने के लिए काफ़ी चीज़ें, टेक्नोलॉजी बनाई गई, जिसके ज़रिए हम आसानी से किसी के भी बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो एक तो हमारा ये था पॉइंट। दूसरा ये था कि वैश्वीकरण ने क्या कर दिया, तकनीकी को और ज़्यादा आसान बनाया, जिसके ज़रिए हम एक जगह से कहीं भी ऑनलाइन लेन देन भी कर सकते हैं। इससे विकास, प्रगति और राष्ट्र की सीमाओं पर मौद्रिक साधनों का उपयोग सबसे ज़्यादा होना शुरू हो गया। ठीक है। उसके बाद है हमारा विरोधी आंदोलन, ग्लोबल वार्मिंग। बस यही था हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी। उसके बाद आएगी हमारी, बाकी ये चैप्टर जो आपका है वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आगे हमारी क्लास होगी इसी तरीके से। ओके, ठीक है। अगर इसके कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।